इकोनॉमिक एक्टिविटी है, करेक्ट। तो जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं क्या क्या हो सकती हैं, अभी से शुरू करना चाहिए। क्या क्या हो सकती है? अरे मुझे मत देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। क्या हो सकती है आर्थिक गतिविधियों में? एक तो प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, खनन हो सकता है, और कंजम्पशन हो सकता है। अगर हमने आपसे कुछ खरीद के जोमेटो से पिज्जा मंगा के खाया तो वो कंजम्पशन हो गया। और इसी तरह से सर्विसेज हो सकती है, कई तरह की गतिविधियां। आप लोग इमेजिन करिए कि आर्थिक गतिविधियां क्या होती है, कितने तरह की आर्थिक गतिविधियां आपके दिमाग में आ रहा होती है। अभी हम लोग जहाँ पे हैं उसके 1 किलोमीटर के आसपास देखो टेम्पो वाला टेम्पो चला रहा है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और है फल वाला फल बेच रहा है, किसान खेतों में है। तो तीनों सेक्टर को आप विजुअलाइज करिए। बहुत सारे जो भी प्रोडक्शन में, इन्वेस्टमेंट में, कंजम्पशन में इन्वॉल्व है तो वो आर्थिक गतिविधि होती है, ठीक है। इसलिए कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि अगर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ता है तो अच्छा क्यों होता है अर्थव्यवस्था के लिए, जबकि मुद्रास्फीति में तो हमारी खरीदने की ताकत घट जाती है ना, सामान महंगा हो जाता है। मैं देखो पूरा इसीलिए इकोनॉमिक समझा। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी बढ़ेंगी, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, जितनी ज़्यादा परचेजिंग होगी, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, हमारी अर्थव्यवस्था उतनी बड़ी होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है आर्थिक गतिविधियों को। कुछ देश अलग ऐसे जो गल्फ कंट्रीज है उन्हें पेट्रोल पे बेस्ड है। एक मैं शब्द पूछ लेता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, कैश काउ डिजीज लिख लीजिए, मुझे बताइएगा क्या होता है, ये कौन सी बीमारी है, कैश काउ डिजीज, ठीक है। तो आर्थिक गतिविधियां समझिए ना, और आर्थिक गतिविधियों में 2 चीजें होती हैं सबसे इम्पोर्टेंट। आर्थिक गतिविधियां हमको अधिकतम करनी है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट का जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा जितना हम सामान बेचेंगे। ऐसा नहीं कि हमको बड़ा मुनाफा होगा तो हमें समेट लिया और हम चले गए सिनेमा देखने, हमें और एक्टिविटी करनी है, ठीक है। कई बार घाटा हो रहा तो भी बिजनेस नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम अगर उसी गतिविधि में देंगे तो लॉन्ग टर्म में टोटल प्रॉफिट हमारा आज की डेट का प्रॉफिट कम है कि पहले से हम कमा रहे हैं, आगे चल के और जो मुनाफा कमाएंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सरकार को इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी है। ये मिटा दे, ये आप लोगों ने लिखा है कैश काउ डिजीज। बेटा क्लियर हो रहा है ना? आप अपने दिमाग में सोच पा रहे हो अपने घर में आर्थिक गतिविधि कौन कौन कर रहा है, आपके गांव में, आपके शहर में, ठीक है, और आपके देश में क्या हो रहा है। एक किताब पे लिखा है कि आप एक तोते को भी अर्थशास्त्री बना सकते हैं। उसे केवल 2 शब्द सिखाने हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। क्या होता है, बिजनेसमैन में हमारी जॉब लगती है, किसी कंपनी में हमारा क्या होगा, हमें ऑर्डर की फाइल मोटी करनी है ना, डिमांड बढ़ानी, ठीक है, और अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमको अपनी सप्लाई मैक्सिमम करनी है, ठीक है। और दूसरी जो मेन एक्टिविटी है उसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम कोशिश क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कीमतें, कोई फैक्ट्री में मान लो हम इसकी फैक्ट्री डाल रखी है तो हम स्पेशलिस्ट रखेंगे या कोशिश करेंगे या मार्केट सर्वे करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसका दाम घट जाए। जितने भी आईएम करके बड़े बड़े लोग रखे रखते हैं तो उनका काम एक ही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाना और प्रॉफिट
प्रॉफिट को नहीं घटाना, बढ़ाना। दो चीजें आप ध्यान रखिए, कीमतों को घटाना, प्रॉफिट को बढ़ाना। और प्रॉफिट मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, दीर्घकालीन। कई बार हमको हिम्मत से जुटे रहना पड़ता है, ठीक है। देखो मैं अभी बिल्कुल इस टॉपिक पे नहीं आ रहा कि आप लोगों को समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। समझ में आ रहा है ना? अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में है जो आर्थिक गतिविधि में शामिल है, कंपनी ने आपको तनख्वाह दे के रखा, किस लिए रखा? आपके पास दो ही काम होंगे, जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आप घटाएंगी और प्रॉफिट जो है बढ़ाएंगी। इसी बात की तनख्वाह है, ठीक। अब डिमांड में क्या होता है इसको समझ लो। एक चीज और बता दें, प्रॉफिट जो कॉस्ट होती है, कई बार अर्थशास्त्र में एक शब्द पूछा जाता है कि क्या कीमत में प्रॉफिट शामिल है? नहीं। कीमत में जैसे इसका दाम 10,000 रुपए है, तो जो ये बेच रहा है उसका प्रॉफिट इसमें शामिल है कि नहीं? शामिल रहता है। तो ये कभी हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉस्ट में प्रॉफिट शामिल रहता है। अच्छा, डिमांड जीवन में गायब कर दिया, दोनों बता रहे हैं। डिमांड में दो चीजें होती है, ठीक है। मैं जैसे चाहूँ कि रक्षाराम सर ने बहुत बढ़िया व्हाइट स्वेटर पहन रखा है, मेरा मानना है कि यही व्हाइट स्वेटर मैं खरीदूंगा, मेरा बहुत पैसा खरीदूंगा। तो क्या डिमांड है ना? नहीं, ये डिमांड नहीं है। हमने एक पहली चीज की इच्छा करी, ठीक है, डिजायर। दूसरी चीज होती है कैपेबिलिटी, खरीदने की ताकत भी होनी चाहिए और परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, तब वो डिमांड में आएगी, ठीक है। नहीं तो सर्वे आपका गलत हो जाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी ने सर्वे किया, कोई चीज डालना चाहता है यहाँ पे से, जो चीज मान है उसने सोचा कि यहाँ पे हम हलवा बना के दे देंगे, तो उसने लोगों से पूछा कि आपको हलवा पसंद है कि नहीं, आपको हलवा पसंद है, उसने ऑनलाइन फोन पे डिलीवर कर दिया। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उन लोगों की खरीदने की ताकत है कि, तो उसमें भी वो उस ग्रुप को टारगेट करते हैं जिसकी परचेजिंग पावर हो। मतलब डिमांड वो होती है जिसकी इच्छा भी हो और जो पैसे देने के लिए तैयार भी हो और उसके पास पैसे भी हो। तो दो तीन चीजें समझे, डिमांड में इच्छा और कैपेसिटी दोनों चीजें शामिल है। जो पुराने जमाने का अर्थशास्त्र था वो ये कहता था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सरकार को कोई भी इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जो मार्केट की एक्टिविटीज है वो अपने आप को असेस करने की जितनी सप्लाई होती है अपने आप डिमांड में आती है। लेकिन बाद में अब हम लोग आते हैं अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सरकार को दखलंदाजी करनी पड़ती। एक बेटा मुझसे बाद में पूछ लेना डिफरेंस फिस्कल एंड रेवेन्यू का। अच्छा तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे सर? मौद्रिक एक होता है, राजकोषीय होता है। फिस्कल रेवेन्यू अपनी कॉपी में लिख लीजिए अपनी, और जो मुझसे पूछेगा लिखने में फिर उसी को बताऊंगा, ठीक है। हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह की है? क्या इस तरह की पूंजीवादी है? एक शब्द है अक्सर पूछा जाता है, हिंदी में लिख देता हूँ, लासेस फेरे। मुक्त अर्थशास्त्र एडम स्मिथ का कंसेप्ट है। बाजार में सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से पूंजीपतियों का राज होना चाहिए। वो अपना पैदा कर रहा है, वो अपना खरीद रहा है, हमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था लासेस फेरे, मुक्त अर्थव्यवस्था, जिसको किसने शुरू किया था और उस बुक का नाम क्या था? एडम स्मिथ की बहुत मशहूर किताब है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ टू द
नेशंस, ये ध्यान रखिएगा, नेशन ही नेशंस है, ठीक है, द नेशंस किताब में बोली है। तो उसने कहा कि सरकार को पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि हमारे आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा है, और हमारा आर्टिकल 38 क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद 38 क्या कहता है, 39 क्या कहता है, 16(4) क्या कहता है, संसाधनों में सभी का समान अधिकार है। हाँ समान अधिकार में सभी संसाधन का जो है हाँ, समान अधिकार है। मतलब उनको एक जगह सेंट्रलाइज ना हो जाए उसका सही बता और हमारे 42nd अमेंडमेंट से एक शब्द जोड़ा गया था, क्या था वो, समाजवाद। मतलब गरीबों की चिंता हम गरीबों के हाल पे नहीं छोड़ देंगे, अमीरों के हाल पे नहीं छोड़, हम इंटरफियर करेंगे। इंदिरा गांधी ने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, ठीक है, और फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या हुआ था, केशवनंद भारती वाले केस में बहुत सारे अमीर लोगों की प्रॉपर्टी सरकार ने जब्त कर ली थी। पर्पस क्या था, हम गरीबों का भला करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ दोनों तरह की एक्टिविटी शुरू हुई, क्लियर हो ना बेटा। एक तो हमने बाजार को खुला छोड़ रखा है, आप जो चाहिए वो करिए, कुछ चीजों में हमने दखलंदाजी करी, कुछ संसाधनों पर रोक लगाई, और कुछ चीजों के दाम बढ़ा दिए, और कुछ चीजों का प्रोडक्शन हमने अपने हाथ में लिए, जैसे रेल, और रेल की दाम बहुत कम है। ठीक है, अगर आपको जाना हो तो हम देख सकते हैं। मैं वहाँ नहीं जा रहा, देख तो 10 मिनट बाद। ठीक है, सरकार क्योंकि समाजवादी भी थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसने कहा कि गरीबों का भला हम इंटरफियर करेंगे अर्थव्यवस्था में, ठीक है। और उसने एक टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में है, आपकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर टैक्स लगेगा। पहले 2.5 लाख पे आपका 0 टैक्स है, आपको दिक्कत होगी तो अच्छा 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं पड़ना, उसके बाद 10% पड़ना, तो 10 लाख के ऊपर फिर 20%, फिर 30%, 40%, इस तरह से स्लैब देखिएगा इनकम करते स्लैब। आइडिया ये है कि जो लोग अमीर हैं उनसे पैसा लेके हम गरीबों के भले के लिए कुछ काम करेंगे, ठीक है। और ऐसी कई चीजें हैं जो जिनको लेजर आइटम कहते हैं, सिगरेट है, कार है, इन सारी चीजों में सरकार ने टैक्स बड़े लंबे लंबे लगा दिए, ठीक है, कि उससे भी जो हमारा आता है, अब तक का टैक्स एक ही हो गया, उसको हम किस नाम से जानते हैं, जीएसटी। इस महीने का कलेक्शन कितना था, इस महीने का जीएसटी कलेक्शन कितना, ऑल टाइम रिकॉर्ड, हर चीज में जीएसटी एकदम तबाही में आ गई है। नहीं अलग अलग है, जनरली 8%, बस हम हमारा एडटेक पे बहुत कम है या नहीं के बराबर है। तो जीएसटी कलेक्शन हमारा कितना है, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा, सोचा करो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी चीजें हैं, प्राथमिक सेक्टर है, द्वितीयक सेक्टर है, इंडस्ट्री है, और तृतीयक सेक्टर जो सर्विसेज है, और सरकार का भी इंटरफेरेंस है, और प्राइवेट प्लेयर्स भी है। यहाँ तक क्लियर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मैंने कहा था कि हमको आर्थिक गतिविधियों को मैक्सिमम करना है, ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, डिमांड साइड को भी बूस्ट करना पड़ेगा और सप्लाई साइड को भी बूस्ट करना पड़ेगा। सरकार